हिंदी आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियां या प्रकार में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम महेश कोड़ी है। वालचंद कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्ययन एवं अध्यापन का काम करता हूं। इस पीपीटी में आप लोगों को हिंदी आलोचना अर्थात आलोचना शब्द की उत्पत्ति, अर्थ, प्रकार आदि के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हिंदी आलोचना के प्रमुख प्रकार या प्रमुख प्रवृत्तियों में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें आप लोगों को आलोचना के प्रमुख प्रकारों की जानकारी प्राप्त होगा। सबसे पहले हम लोग हिंदी आलोचना और आलोचना शब्द की उत्पत्ति और अर्थ को देखना अत्यंत आवश्यक है। आलोचना या समालोचना या क्रिटिसिज्म किसी वस्तु या विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाले साहित्यिक विधा है। हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से मानी जाती है। समालोचना का शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से देखना। आलोचना शब्द लुच धातु से बना है। लुच का अर्थ है देखना। समीक्षा और समालोचना शब्दों का भी यही अर्थ है। अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म शब्द के समानार्थी रूप में आलोचना का व्यवहार होता है। संस्कृत में प्रचलित टीका, व्याख्या और काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए भी आलोचना शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्पष्ट मत है कि आधुनिक आलोचना संस्कृत के काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र चीज है। अब हम लोग आलोचना की परिभाषाओं के संदर्भ में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना का कार्य किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थ का निर्धारण करना है। तो दूसरा विद्वान है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना की परिभाषा की है। आलोचना का कर्तव्य साहित्यिक कृति का या साहित्यिक कृति की विश्लेषण परक व्याख्या है। साहित्यकार जीवन और अनुभव के जिन तत्वों के संश्लेषण से साहित्य रचना करता है, आलोचना उन्हीं तत्वों का विश्लेषण करती है। साहित्य में जहाँ राग तत्व प्रधान है, वहाँ आलोचना में बुद्धि तत्व। आलोचना ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का भी आकलन करती है और साहित्य पर उनके पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना भी करती है। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी कृति की निंदा या प्रशंसा करना आलोचना का धर्म नहीं है। कृति की व्याख्या और विश्लेषण के लिए आलोचना में पद्धति और प्रणाली का महत्व होता है। आलोचना करते समय आलोचक अपने व्यक्तिगत राग, द्वेष, रुचि, अरुचि से तभी बच सकता है जब पद्धति का अनुसरण करे। वह तभी वस्तुनिष्ठ होकर साहित्य के प्रति न्याय कर सकता है। इस दृष्टि से हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को सर्वश्रेष्ठ आलोचक माना जाता है। जो तीसरा विद्वान है मिल्टन मरे। इनकी परिभाषा देखिए, कला जीवन की सजगता है, आलोचना कला की सजगता है। अब आगे जो परिभाषा दी है इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार, वे कहते हैं आलोचना का अर्थ है वस्तुओं के गुण दोषों की परख करना, चाहे वह परख साहित्य क्षेत्र की हो या ललित कला क्षेत्र की। तो अंतिम विद्वान है कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज। उनका मानना है समीक्षा का उद्देश्य साहित्य निर्माण के नियम का निर्धारण करना होता है। आलोचना करते समय जिन मान्यताओं और पद्धतियों को स्वीकार किया जाता है, उनके अनुसार आलोचना के प्रकार विकसित हो जाती है। वे कौन कौन से हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं। आलोचना के प्रकार, सबसे पहले प्रभावात्मक आलोचना। इसे आत्म प्रधान आलोचना भी कहा जाता है। इसमें आलोचक विवेचना पद्धति का मार्ग त्याग कर मात्र अपनी वैयक्तिक रुचि के आधार पर ही साहित्यालोचन के लिए प्रवृत्त होता है। इसमें आलोच्य रचना अथवा रचनाकार को प्रधानता नहीं दी जाती है, बल्कि आलोचक का दृष्टिकोण ही सर्वोपरि होता है। अतएव इसमें बौद्धिक तत्व का अभाव और भाव तत्व का प्राधान्य होता है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेन्द्र इस प्रकार की आलोचना के पक्षपाती हैं। डॉक्टर पद्मसिंह शर्मा ने बिहारी सत्सई की आलोचना इसी पद्धति से की है। इस आलोचना में महफिलाना ढंग और वाहवाह की प्रवृत्ति भी लक्षित होती है, जो आलोचना की शालीनता और गांभीर्य को नष्ट कर देती है। इस शैली में भाव तत्व की प्रधानता पाठक के लिए एक विशेष रुचि का प्रवर्तन कर देती है, जो सामान्य पाठक के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा जो आलोचना है शास्त्रीय आलोचना।
किसी कविता अथवा साहित्यिक रचना की जो आलोचना काव्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर की जाती है तो उसे शास्त्रीय आलोचना कहा जाता है। काव्य शास्त्र के आधार पर व्यावहारिक समालोचना करना शास्त्रीय आलोचना है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले विषयों रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, भाषा, शैली आदि की दृष्टि से परंपरागत काव्य शास्त्रीय भूमियों के आधार पर किसी आलोच्य कृति की व्याख्या विश्लेषण इस आलोचना पद्धति की विशेषता मानी गई है। जो तीसरा है ऐतिहासिक आलोचना, इसके अंतर्गत देखिए इस आलोचना में साहित्यकार के साथ न्याय करने के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि साहित्यकार का निर्माण उस युग की परिस्थितियां करती है जिनमें वह सांस लेता है। यह ऐतिहासिक समीक्षा वास्तव में पश्चिम की देन है। विश्व साहित्य का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि कवियों के व्यक्तित्व का निर्माण उस युग की परिस्थितियों ने किया है। इसके निर्माण में अन्य अनेक तत्व भी सक्रिय रहते हैं। उन तत्वों के आधार पर भी कवि या कृति का विवेचन किया जाता है। ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत आलोचक तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक आदि समस्त परिस्थितियों का अत्यंत सूक्ष्म एवं गहराई के साथ अध्ययन करता है और फिर उसी परिप्रेक्ष्य में आलोचना कृति या आलोच्य कृति का विवेचन एवं विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तो अगला जो है वह है मनोवैज्ञानिक आलोचना। यह समीक्षा पद्धति मनोविज्ञान से संबंधित या अनुशासित होता है। इसका मूल आधार मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें आलोचक कवि या साहित्यकार की मनोवृत्ति क्या रही थी, इस प्रकार की आलोचना के आरंभ करने का श्रेय पाश्चात्य आलोचक फ्राइड को दिया जाता है। डॉक्टर कृष्णदेव ने इसके संबंध में लिखते हैं, यह समीक्षा पद्धति मनोविज्ञान से अनुशासित होती है। इसमें कवि की कृति को समझने के लिए कवि के अंतर्जगत और उसके स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना होता है। इस पद्धति का आलोचक कृति को उसके रचयिता के व्यक्तित्व का प्रकाशन मानता है। आलोचक यह मानता है कि साहित्य की मूल प्रेरणाएं दमित वासना की अभिव्यक्ति, हीन ग्रंथियों से विमुक्ति, कुंठा, निराशा, हताशा आदि से पलायन तथा जीवन इच्छा का कारण है। वह यह भी मानता है कि इन सब के मूल में काम भावना विद्यमान है। अतः साहित्यकार की अंतर्वृत्तियों का प्रकाशन इस आलोचना का मूल लक्ष्य होता है। आजकल हिंदी में कुछ आलोचकों जैसे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर नगेंद्र आदि की आलोचना में मनोवैज्ञानिकता का फूट स्पष्टता देखने के लिए मिल जाते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इस पद्धति के प्रमुख आलोचक के रूप में विलियम ट्राम, रोजन दिग, सेल्म फेवर आदि आते हैं। तो पांचवा है प्रगतिवादी आलोचना। प्रगतिवादी आलोचना का आधार मार्क्सवादी आलोचना थी। शुक्लोत्तर युग में हिंदी आलोचना का विकास अनेक दिशाओं में हुआ। इनमें प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी, दार्शनिक और शैली वैज्ञानिक आलोचना प्रवृत्तियां रही है, प्रमुख रूप में रही है। प्रगतिवादी आलोचना का आधार मार्क्सवादी आलोचना थी। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, रांगे राघव और नामवर सिंह प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक रहे हैं। रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य को वैचारिक कटमूल्यपन से बाहर निकाला और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य की पुनर्व्याख्या की। आदि काव्य से लेकर समकालीन साहित्य हिंदी की ठेठ जातीय परंपरा को स्थापित किया, जिसका प्रतिनिधि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और निराला को माना है। लेकिन उन्होंने कोई नया सिद्धांत विवेचन नहीं किया। अपने समकालीन मार्क्सवादी आलोचकों के आचार्य शुक्ल विरोधी दृष्टिकोण का प्रतिवाद करते हुए उन्होंने शुक्ल जी की विरासत और लोकवादी परंपरा का विकास किया और कहा कि आचार्य शुक्ल ने आलोचना के माध्यम से उसी सामंती संस्कृति का विरोध किया जिसका उपन्यास और कविता के माध्यम से प्रेमचंद और निराला ने। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव ने मूलतः मार्क्सवादी सिद्धांतों का पक्ष पोषण किया और उसे व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया। मुक्तिबोध ने साहित्य के अध्ययन को अंततः मानव सत्ता के अध्ययन के रूप में स्वीकृति और रचना प्रक्रिया के विश्लेषण पर जोर देते हुए कामायनी का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। नामवर सिंह के यहाँ मार्क्सवादी आलोचना का रचनात्मक और परिष्कृत रूप सामने आ जाता है। तो अगला जो है छठा, स्त्रीवादी आलोचना।
पुरुष सत्ताक समाज व्यवस्था में स्त्रीत्व और पुरुषत्व की इन विशेषताओं का प्रयोग ही किसी चरित्र को लैंगिक स्तरीकरण सहित महिला अथवा पुरुष बनाता है, जिसमें महिला अधीन और पुरुष वर्चस्व की स्थिति में रहता है। ऐसे साहित्य में महिलाओं के अनुभवों और सोच को अभिव्यक्ति नहीं मिलती और महिला लगातार अधीनता का शिकार होती रहती है। इसीलिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व को पितृसत्ताक मूल्यों से संघर्ष करके मुक्त होना होगा। आगे स्त्रीवादियों ने साहित्य आलोचना को स्त्री केंद्रित आलोचना बनाने की बात कही है। आलोचना और रचना के अंतर संबंध और उनके बीच के दायित्वों को लेकर चली बहस में मार्क्सवादी आलोचक टेरी ईगल्टन ने अपनी किताब फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म में लिखा है कि जब तक साहित्य का एक वर्ग केंद्रित साहित्य रहा है, अर्थात अब तक का साहित्य एक वर्ग केंद्रित साहित्य रहा है और उसमें सामान्य जनता के लिए जगह नहीं है। इसलिए आलोचना का दायित्व साहित्य में जनता के लिए जगह बनाना है और उनके अनुभवों को साहित्य में अभिव्यक्ति देने को लेकर सवाल करना है। कुल मिलाकर टेरी ईगल्टन का कहना है कि आलोचना का दायित्व साहित्य को बुजुर्ग वर्ग के दायरे से निकालकर सर्वहारा जनता के दायरे तक लाना है। लेकिन इस पुरुषवादी व्यवस्था के पूरे नजरिए से जनता की जो छवि थी वो पुरुष द्वारा संचालित समाज की थी। इसीलिए जनता के दायरे में आने के बावजूद साहित्य में महिलाओं की भागीदारी और अभिव्यक्ति छूट गई और साहित्य के केंद्र में पुरुष बना रहा। पुरुषवादी व्यवस्था के साहित्य की पुरुष केंद्रीयता को दूसरी लहर के स्त्रीवादियों ने प्रश्नाकित किया और इसमें महिलाओं की भागीदारी का आग्रह किया। अंतिम जो आता है अम्बेडकरवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों, विश्वासों एवं दर्शन से उद्भूत विचारों के संग्रह को कहा जाता है, जो भारत के सामाजिक आंदोलन के सबसे बड़ा नेता थे। यह ऐसे उन सभी विचारों का एक समेकित रूप है जो अंबेडकर जी ने जीवन पर्यंत जिया और किया था। जब किसी व्यक्ति या संस्थान को अंबेडकरवादी कहकर संबोधित करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि वो व्यक्ति अथवा संगठन भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित मानवीय मूल्यों, आदर्शों तथा उनके विचारों का अनुपालन करने वाला होता है। अंबेडकरवाद भीमराव अंबेडकर का दर्शन है। अंबेडकरवाद अंग्रेजी अम्बेडकरिज्म डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों तथा सिद्धांतों पर आधारित एक भारतीय तत्वज्ञान अथवा विचार प्रणाली है। अंबेडकरवाद एक सामाजिक, राजकीय, धार्मिक तथा राष्ट्रवादी तत्वज्ञान है। अंबेडकरवाद के सबसे प्रमुख तत्व समानता है। यह विचार प्रणाली क्रांतिकारी, मानवतावादी तथा विज्ञानवादी होकर भारत देश समेत विश्व भर के अनेक लोगों पर उनका प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें शोषित, पीड़ित लोग, किसान, मजदूर, महिला अधिकारी, राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, दलित एवं बौद्ध आंदोलन कार्यकर्ताओं का समावेश होता है। भारतीय दलित समाज और धर्मांतरित बौद्ध समाज पर इनके विचारधाराओं का गहरा प्रभाव दिखाई देता है और इस विचारधाराओं का प्रभाव या प्रचार प्रसार का कार्य भी करते रहते हैं। जाति भेद नष्ट करने के लिए अंबेडकरवादी तत्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अंबेडकरवाद यह एक मानव के मन, विचार और वृत्ति में परिवर्तन करने की शक्ति रखता है। अंबेडकरवाद के अनुयायी को अंबेडकरवादी या अंबेडकरी कहा जाता है। समता, स्वातंत्र्य, भाईचारा, न्याय, धम्म, जनतंत्र, महिलाधिकार, अहिंसा, सत्य, मानवता, विज्ञानवाद, संविधान आदि अंबेडकरवाद के तत्व है। अंबेडकरवाद का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जाति व्यवस्था का वे समूल नष्ट करने में अहम भूमिका दिखाई है, जो लगभग 5000 वर्ष से चली आ रही थी हिंदू धर्म में प्रचलित जाति व्यवस्था थी। वो समूल नष्ट करने के लिए प्रेरणा अंबेडकरवादी विचारधारा में मिल जाता है। विषमता पर आधारित जाति व्यवस्था के स्थान पर समानता पर आधारित जनतंत्र व्यवस्था प्रभावित या प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहन मिल गई है। अस्पृश्यों का विकास के संदर्भ में अगर कह दिया जाए अंबेडकर जी के बारे में, तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी एक श्रेष्ठ समाज सुधारक एवं क्रांतिकारी नेता थे। हजारों वर्षों से उच्च जाति की गुलामगिरी के बंधनों में जकड़े हुए करोड़ों अस्पृश्यों में जागृति एवं एकता निर्माण करने में डॉक्टर अंबेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ था।
अस्पृश्यों को उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के संदर्भ में जागरूकता निर्माण हुई। परिणाम यह हुआ कि उनमें आत्मविश्वास तथा आत्माविष्कार निर्माण हुआ। स्वयं के विकास के लिए स्वयं को ही संघर्ष करना होगा, इस प्रकार की जागरूकता उनमें निर्माण हुई। डॉक्टर अंबेडकर जी अस्पृश्यों के विकास के लिए भारतीय संविधान में जो विशेष प्रबंध किया था, इसी कारण अस्पृश्यों को अधिकार संवैधानिक रूप में प्राप्त हुआ। आज सरकार समाज कल्याण की विविध योजनाएं चलाते हैं तो इसका संपूर्ण श्रेय डॉक्टर अंबेडकर जी के कार्यों को चला जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के प्रयासों से ही अस्पृश्यों को अधिकार, संपत्ति तथा उच्च सामाजिक स्थान मिलना संभव हो सका है। इसका परिणाम यह हुआ कि अस्पृश्यों में सामाजिक गतिशीलता को एक प्रकार से प्रेरणा मिल जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हिंदी आलोचना के प्रमुख प्रवृत्तियां या प्रकार के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इन संदर्भ ग्रंथों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत भाग 1 व 2 डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, नई समीक्षा के प्रतिमान निर्मला जैन, आधुनिक आलोचना के बीज शब्द डॉक्टर बच्चन सिंह, आधुनिक समीक्षा डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र, आलोचना के बदलते मानदंड और हिंदी साहित्य डॉक्टर शिवचरण सिंह आदि ग्रंथों का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। पुनः अगले भाग में हम लोग पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों को ये कैसे लगा हिंदी आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियां या प्रकार? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। पुनः नए टॉपिक के साथ, नए संदर्भ को लेकर हम लोग पुनः भेंट अर्थात पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।